नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) का संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क 2024 का मसौदा जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी प्रदान की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसका उद्देश्य रूफटॉप सोलर यानी RTS स्थापित करना और 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। सब्सिडी संरचना की बात करें तो आवासीय रूफटॉप सोलर स्थापना हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA के लिए एक प्रणाली निर्धारित की गई है, जैसे कि 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 2 किलोवाट तक, 18,000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 3 किलोवाट तक और 78,000 रुपए 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम के लिए। आवासीय रूफटॉप सोलर की स्थापना के लिए ऋण किस प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा, चलिए इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग 7% की निम्न ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्हें कोई जमानत रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसके लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ये पोर्टल परिवारों को कुछ खास सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे कि सब्सिडी के लिए आवेदन करने और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए सही वेंडर यानी विक्रेता को चुनने में, और साथ ही सही आकार के रूफटॉप सोलर चुनने, लाभ का अनुमान लगाने, इंस्टॉल करने वाले वेंडर की रेटिंग पता करने जैसे मामलों में सही निर्णय लेने में। इस योजना के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। मॉडल सोलर विलेज, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय रूफटॉप सोलर को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक रोल मॉडल गांव विकसित किया जाएगा। इसके तहत स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में आवासीय रूफटॉप सोलर स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा और साथ ही सौर क्षमता में वृद्धि भी की जाएगी। आवासीय क्षेत्र में आवासीय रूफटॉप सोलर की स्थापना से 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की वृद्धि की जाएगी। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना को मंजूरी दी। आपको बता दें कि IBCA का मुख्यालय भारत में स्थापित होगा। अब चलिए IBCA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पृष्ठभूमि: प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में IBCA को अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके पर्यावास की सुरक्षा व संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करना है। ये 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता। गौरतलब है कि प्यूमा और जैगुआर को छोड़कर भारत में सभी 5 बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बहुदेशीय व बहु एजेंसी गठबंधन की बात करें तो IBCA को उन 96 देशों के सहयोग से शुरू किया गया है जहां पर ये बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके भागीदारों में कई देश शामिल हैं। बड़ी बिल्ली प्रजातियों वाले देश: ऐसे देश जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं लेकिन वे इनके संरक्षण में रुचि रखते हैं। संरक्षण भागीदार: संरक्षण में रुचि रखने वाले व्यवसायिक कॉरपोरेट समूह तथा बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक संगठन। वित्त पोषण की बात करें तो भारत 5 वर्षों
2023-24 से 2027-28 के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सहायता प्रदान कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्विपक्षीय व बहुपक्षीय एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित अन्यों से भी योगदान प्राप्त किया जाएगा। अब चलिए इसकी गवर्नेंस संरचना पर एक नजर डालते हैं। इसमें शामिल है सदस्यों की सभा, स्थायी समिति और सचिवालय। अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के महत्व को विस्तार से समझ लेते हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना। बड़ी बिल्लियों की प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की शीर्ष पर भक्षी है। इनकी आबादी कम होने से शिकारी प्रजातियों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। इससे अति चराई को बढ़ावा मिलेगा और भू क्षेत्र के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जल सुरक्षा। हिम तेंदुओं की अधिक आबादी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत है। हिमालय कई नदियों के स्रोत हैं। ऐसे में हिम तेंदुए के संरक्षण से हिमालय और उसके हिमनद भी सुरक्षित होते हैं। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। बड़ी बिल्लियों की प्रजाति कार्बन का भंडारण करने वाले वन क्षेत्रों की रक्षा में सहायक है। सांस्कृतिक प्रतीक। दुनिया भर में कई समुदायों के लिए बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां उनकी आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और ये उनकी लोक कथाओं में भी शामिल रही हैं। ऐसे में इन प्रजातियों के संरक्षण से देशज प्रजातियों की संस्कृतियों का भी संरक्षण होता है। और अंत में अर्थव्यवस्था का समर्थन। इनके पर्यावास आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं और इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। ये तेंदुओं की आबादी की गणना का 5वां चक्र था। इसका आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने राज्य वन विभागों के सहयोग से किया था। ये गणना प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघ, सहशिकारी, शिकार और उनके पर्यावास के निगरानी कार्यक्रम के तहत की जाती है। इस गणना में बाघों के पर्यावास वाले 18 राज्यों में तेंदुओं के वन पर्यावासों को शामिल किया गया था। इनमें 4 बड़े बाघ संरक्षण भू क्षेत्र शामिल हैं। तेंदुओं की गणना के लिए वन विहीन पर्यावास तथा शुष्क और 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले उच्च हिमालय से सैंपल नहीं लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 2022 में 1.08% बढ़कर 13,874 हो गई थी, जो 2018 में 12,852 थी। यह संख्या सैंपल में शामिल क्षेत्रों पर आधारित है। मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। और तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है। इसके बाद श्री शैलम, पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम शामिल है। भारतीय तेंदुओं के बारे में बात करें तो इनकी संरक्षण स्थिति IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। CITES में साइट्स में परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। इनके पर्यावास की बात करें तो ये भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और साथ ही ये मैंग्रोव वनों और मरुस्थलों में नहीं पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये एकांत प्रिय और निशाचर जीव है। ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और पेड़ों की शाखाओं पर आराम भी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS का संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया। आपको बता दें कि RBI ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्रेमवर्क में संशोधन किया है। अब संशोधित फ्रेमवर्क के उद्देश्य क्या है, ये जान लेते हैं। पहला है बिल भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना, अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और अंत में ग्राहकों के लेन देन को सुरक्षित बनाना। अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में विस्तार से समझते हैं।
यह सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य एजेंट्स, रिटेल दुकानों, बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटरऑपरेबल सेवा प्रदान करना है। इस पर भुगतान करने के अलग अलग मोड उपलब्ध हैं। इस पर भुगतान की रिसिप्ट भी तत्काल प्राप्त हो जाती है। आपको बता दें कि यह कई स्तरों वाला पेमेंट सिस्टम है। इनमें NPCI भारत बिल पे लिमिटेड यानी NBBL एक सेंट्रल यूनिट के रूप में कार्य करती है। गौरतलब है कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑपरेशनल यूनिट्स की भूमिका निभाती हैं। एक BBPOU बिलर ऑपरेटिंग यूनिट या कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट या दोनों के रूप में कार्य कर सकती है। चलिए अब BBPS के विनियामक फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं। गैर बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑपरेटिंग यूनिट्स के रूप में बिल भुगतान प्रणाली में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इस प्रणाली से जुड़ने वालों के लिए तकनीकी मानक, भागीदारी मानदंड और इसके संचालन से संबंधित नियम एवं विनिमय तय करने की जिम्मेदारी BBPCU पर होगी। इसके अलावा कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट अपने ग्राहकों को डिजिटल या भौतिक इंटरफेस प्रदान करेगी। आपको बता दें कि बिलर ऑपरेटिंग यूनिट बिलर्स को BBPS से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क 2024 का मसौदा जारी किया। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये मसौदा जारी किया है। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का अर्थ उन संभावित जोखिमों से है जो जलवायु परिवर्तन से या जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों से तथा उनके संबंधित प्रभावों से और आर्थिक एवं वित्तीय परिणामों से उत्पन्न हो सकते हैं। डिस्क्लोजर यानी प्रकटीकरण की आवश्यकता की बात करें तो जलवायु संबंधी जोखिम उभरते जोखिमों में से एक है। डिस्क्लोजर अलग अलग हितधारकों को एक संगठन के समक्ष आने वाले जोखिमों को समझने में मदद करता है, साथ ही जोखिमों और अवसरों के शीघ्र आकलन को बढ़ावा देने में और बाजार अनुशासन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायक है। ये फ्रेमवर्क विनियमित संस्थाओं यानी REs पर लागू होगा, जिनमें शामिल है लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सभी टियर 4 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान तथा बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। विनियमित संस्थाओं को 4 थीमेटिक क्षेत्रों या स्तंभों पर डिस्क्लोजर की आवश्यकता होगी। पहला स्तंभ है गवर्नेंस। इसमें जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों की पहचान करने हेतु REs द्वारा उपयोग की जाने वाली गवर्नेंस प्रक्रियाएं, नियंत्रण और कार्य पद्धतियां शामिल है। दूसरा स्तंभ है रणनीति। इसमें जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए रणनीति शामिल है। तीसरा स्तंभ है जोखिम प्रबंधन। इसमें संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों की पहचान, आकलन, प्राथमिकता निर्धारित करने और निगरानी करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चौथा स्तंभ है मैट्रिक्स और लक्ष्य। इसमें REs के जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों से संबंधित प्रदर्शन शामिल है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी प्रदान की। आपको बता दें कि अनुमोदित सेमीकंडक्टर इकाइयों में शामिल है सेमीकंडक्टर फैब। इसे धोलेरा, गुजरात में ताइवान की कंपनियों के साथ साझेदारी में स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर ATMP यानी असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग, इसे मोरीगांव, असम में स्थापित किया जाएगा। और विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई, इसे साड़ंद, गुजरात में जापान और थाईलैंड की कंपनियों की साझेदारी में स्थापित किया जाएगा। अब चलिए सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स उद्योग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर एक सुचालक यानी कंडक्टर और कुचालक यानी इंसुलेटर के बीच की विशेषता रखने वाली सामग्री है। सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC भी कहा जाता है। सुचालक के माध्यम से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है।
चांदी, एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा आदि विद्युत के सुचालक हैं। कुचालक के माध्यम से विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि विद्युत के कुचालक हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सेमीकंडक्टर फैब या फैब्रिकेशन प्लांट मूल रूप से एक फैक्ट्री होती है। इनमें इंटीग्रेटेड चिप सर्किट्स और सिलिकॉन वेफर्स का विनिर्माण किया जाता है। गौरतलब है कि सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और दूरसंचार सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान और चीन को सेमीकंडक्टर पावर हाउस माना जाता है। मैकेंजी के अनुसार वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के 2030 तक $1 ट्रिलियन का उद्योग बनने का अनुमान है। डेलॉयट ने भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार के 2026 तक $55 बिलियन अमेरिकी मूल्य का होने की संभावना प्रकट की है। भारत द्वारा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास। यह पहल सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के रूप में शुरू की गई है। इसके तहत सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM, यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक विशेष व्यवसाय डिवीजन है। इसका लक्ष्य एक जीवंत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना है। IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI 2.0 संचालित की जा रही है। इसके तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन, IC विनिर्माण और पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन अवसंरचना के समर्थन के लिए एक डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी DLI योजना चलाई जा रही है। क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल। इस पहल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर उद्योग की क्षमता का मापन करना, उसकी कमजोरियों की पहचान करना तथा सेमीकंडक्टर्स और उनके महत्वपूर्ण घटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है निकारागुआ। इस देश की राजधानी है मानागुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति ने मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह मध्य अमेरिकी गणराज्यों में सबसे बड़ा देश है। इसकी भूमि सीमाएं उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका से लगती है। इसकी समुद्री सीमाएं पूर्व में कैरेबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। चलिए अब इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी मोगोटोन पीक है। प्रमुख नदियां कोको नदी, सैन हुआन नदी, माटा गल्पा नदी आदि हैं। यहाँ ताज़ा जल की झील निकारागुआ झील है जो मध्य अमेरिका में सबसे बड़ी है। आपको बता दें कि ओमोटेपे आइलैंड निकारागुआ झील से घिरा हुआ है। बुलेटिन के आखिर में चलिए अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की। इसकी स्थापना साल 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 द्वारा की गई थी। हेडशील्ड सी स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति की पश्चिम बंगाल व ओडिशा के तटों से खोज की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका नाम देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO ने इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के माध्यम से अर्बन फ्रेम्ड सर्वे को भुवन पोर्टल का उपयोग करके डिजिटलीकृत किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भूमि आधारित एक पोर्टेबल लॉन्चर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है।
लैंसेट के एक नए अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर में मोटापे की समस्या में बढ़ोतरी हुई है। शरीर में वसा के अत्यधिक जमाव को मोटापे के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड पहल के लिए लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत राज्यों में आवासीय छात्रावासों की आधारशिला रखी गई। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। यह भारतीय पंचांग गणना पर आधारित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।